Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 57 बट पीजीबीपी के है क्लास नंबर 9। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूछो क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट के बारे में, यानी सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 को आज हम पूरा कवर करेंगे। यानी आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कोई भी जो एसेट्स होता है जिस पर आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन निकालने से पहले उसकी कौन सी कॉस्ट पर आप डेप कैलकुलेट करते हो, तो वो कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड की जाती है, क्या क्या चीजें लेस की जाती है, वो आज हम पूरा पढ़ेंगे और डिफरेंट केसेस के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्यों जानना जरूरी है, पहले हम ये जानते हैं। देखिए एक्चुअल कॉस्ट के बारे में हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि हमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हम जब डेप निकालेंगे तो मशीन में कौन कौन से खर्चों को हम ऐड करेंगे और कौन कौन से खर्चों को हम लेस करेंगे। यानी कि जब हम उसके एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना चाहेंगे, तो उसमें कौन कौन से खर्चे शामिल होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब आपने अकाउंट्स में ये चीज पढ़ी थी तो याद करो उसमें समझाया जाता था कि जब तक एसेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक होने वाले सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मशीन की कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, उस टाइम हम अकाउंट्स पढ़ते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे, बट यहाँ तो इनकम टैक्स के रूल अपने खुद के फॉलो होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर सेक्शन नंबर 43 को बनाएगा। सेक्शन 43 सबसेक्शन नंबर 1 ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि जब भी हम एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें किन किन चीजों को शामिल करना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है और आप जब इसको समझोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, डिटरमिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट की एक्चुअल कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो कोई भी जब आप एसेट्स लेते हो तो आपकी जो खरीद पड़ी है ना, मतलब जो आप शोरूम में जाते हो, आप एसेट्स को देखते हो, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी डेप्रिशिएबल आइटम हो सकता है, आप जब उसको एक्वायर कर रहे हो तो सामने वाले को आप कितना पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बी अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका पता होगा। और अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के केस में वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, आप उसको यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्या क्या चीजें लेस होंगी। दोस्तों पॉइंट पे बने रहना, पॉइंट पे बने रहना। सर क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब तुमको ये पता होना चाहिए मैं पढ़ा क्या रहा हूं, क्योंकि पीजीबीपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे फ्लो में यही भूल जाते हैं। वो पढ़ तो रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, बट उनको ये नहीं समझ है कि पढ़ना क्यों है, हमें आखिर इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन कहां करनी होगी, उनको नहीं पता। लेकिन हाँ समझ सब आ रहा है, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये टॉपिक हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन निकालते थे अभी तक के क्वेश्चन में, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम खुद आपको क्वेश्चन के थ्रू दे देते थे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको बोला जाए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, तो आप कौन कौन से खर्चों को उसमें ऐड करोगे और कौन कौन से को ऐड नहीं करोगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि बीइंग अ कंसल्टेंट, बिकॉज दोस्तों आप सभी लोग फ्यूचर में टैक्स कंसल्टेंट बनने वाले हो। मुझे नहीं पता आप सीए बनोगे नहीं बनोगे, मुझे नहीं पता आप अकाउंटेंट बनोगे नहीं बनोगे, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। मतलब कसम खा लो कि हमें टैक्स कंसल्टेंट बनना है और हमें एक एक चीज को डीप में पढ़ना है। तो आप ऐसे समझिए कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो ये बोल रहा है कि सर मैंने इतना इतना खर्चा इस एसेट को खरीदने में किया, तो क्या हम इन सारे खर्चों को ऐड करके टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ले सकते हैं जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो आप उन्हें सलाह क्या दोगे? सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 को फॉलो करो। अब देखते हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में क्या है। ये वो कुछ आइटम है जो ऐड होंगे, ये वो कुछ आइटम है जो लेस होंगे। हम 1 बाय 1 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है इसमें ऐड होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड पेबल अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन पुट टू यूज। देखिए यहाँ पर सारी बातें पुट टू यूज की हो रही है। अब मैं इसके लिए ना एक केस स्टडी लूंगा और आप प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए केस ऐसा है कि मेरे मन में आया कि मैं ना एक फोटोकॉपी मशीन खरीदूंगा। देखो इस पूरे एग्जांपल को समझाने के लिए ना मैं फोटोकॉपी मशीन का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, और फोटोकॉपी मशीन वो नहीं जो आप गली कोचों में देखते हो, एक ऐसी मशीन जिस पर मैं कमांड दूं तो एक बारी में एक झटके में 10,000 प्रिंट निकल आए पेजेस के। इस लेवल की जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना, बड़े बड़े प्रिंटिंग हाउस यूज करते हैं या न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में जो प्रिंटर्स यूज किया जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन फोटोकॉपी मशीन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस बड़ी बड़ी मशीन की। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बिजनेस करूंगा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का, तो उसके लिए मुझे प्रिंटर चाहिए, मुझे ये फोटोकॉपी मशीन चाहिए, यही चीज़ें मुझे जरूरत पड़ती है और पेपर्स वगैरह चाहिए। तो अभी मैं प्रिंटिंग हाउस में प्रिंटर की बात कर रहा हूँ और फोटोकॉपी मशीन की बात कर रहा हूँ। जब मैं शोरूम में गया तो मैंने देखा कि मैं एक काम करता हूँ, फिलिप्स की ये मशीन खरीदूंगा। किसकी खरीदूंगा?
फिलिप्स की। अब मैंने दुकानदार से पूछा ये कितने की है, तो दुकानदार ने कहा ये जो मशीन आपकी है ये 5 लाख रुपीस की है। कितने की? 5 लाख। तो बताइए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आया? 5 लाख। मैंने दुकानदार को कहा कि दुकानदार भाई एक बात बताओ, क्या ये फाइनेंस हो जाएगी, मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में लेना चाहूँ तो मिल जाएगी? दुकानदार ने कहा सर आज की डेट में बस आप सोचो आपको क्या चाहिए, हर चीज़ फाइनेंस पे अवेलेबल है। चलिए सर मैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवा देता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या क्या स्कीम्स वगैरह आई हैं। मैं बैठा, उसने मुझे डॉक्यूमेंटेशन बताया, उसने मुझसे पूछा आपका अकाउंट वगैरह कहाँ है, सारी डिटेल मुझसे ली और मुझे बता दिया कि हम 5 लाख रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट बना देंगे, जिस पर आपका ब्याज जो है वो 10% पर मंथ के हिसाब से जाएगा HDFC बैंक का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने उस मशीन को लेने के लिए क्या एक्वायर किया? एक लोन एक्वायर किया, वो भी किस दर पे? 10% की रेट से। अब एक बात बताओ, जिस दिन मैं मशीन घर पे लेकर आऊंगा या शॉप पर लेकर आऊंगा, क्या मैं उसी दिन से उसका इस्तेमाल करना शुरू करूंगा? प्रैक्टिकली बताओ। सर हो सकता है कि आप 1 महीने बाद बिजनेस शुरू करो, हो सकता है 10 दिन बाद करो, क्योंकि बिजनेस को शुरू करने के लिए पहले हमें मटेरियल एकजुट इकट्ठा भी तो करना पड़ता है ना, उसके बाद हम कहीं जाके उसका पुट टू यूज करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लेकर आए और शाम को आपने उसे प्रिंट निकालना शुरू कर दिया, ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब पुट टू यूज सेम डेट भी हो सकता है। बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लो आपने मशीन खरीदी और पुट टू यूज हुआ 18 दिन बाद, कितने दिन बाद? 18 दिन बाद, तो 1 दिन से लेकर 18 दिन तक जो आपने लोन लिया था ना, उस लोन पर जो आपका ब्याज ड्यू हुआ है, उस ब्याज को भी आप अपनी कॉस्ट में शामिल कर लोगे। पुट टू यूज होने तक जो ब्याज आपका बनेगा, वो ब्याज भी आपके मशीन का ही एक खर्चा माना जाएगा और मशीन की कॉस्ट में आप उसको शामिल कर लोगे। कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को भी आप मशीन की कॉस्ट में शामिल कराओगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ज़्यादा बढ़ी जाएगी, और जितनी ज़्यादा कैपिटलाइज वैल्यू होगी, जितनी प्लांट मशीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना तुमको डेप्रिसिएशन में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, है ना। चलो ऐड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड पेबल अप टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन पुट टू यूज। जो भी आपने बोरो किया है लोन, उस लोन के ऊपर जो आप ब्याज पे करोगे, दैट इज द कॉस्ट, जिसको आप ऐड करोगे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। दूसरी क्या चीज ऐड करोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। कोई भी एक्सपेंस जो आपने एसेट्स की एक्विजिशन के वक्त किया है। अबे आप एक बात बताओ, जब मैं एसेट्स को एक्वायर करूंगा तो क्या मैं उसको अपनी पीठ पे लेकर आ जाऊंगा या अपनी साइकिल में बांध के वो मशीन ले आऊंगा? सर कैसी बात कर रहे हो आप? उसके लिए रेडी करोगे, 3 व्हीलर करोगे या छोटा हाथी करो? छोटा हाथी मतलब वो टेम्पो टाइप होता है ना छोटे से, वो करोगे, या बड़ी मशीन तो आप ट्रक भी कर सकते हो। तो उसके आने जाने का जो खर्चा होता है उसे फ्रेट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेट चार्ज बोलते हैं। तो अगर आपने कोई फ्रेट चार्जेस किए तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और आप अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेना। ये तो हम अकाउंट्स में भी करते थे, इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी बताइए। दूसरा, अब क्या होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, आज की डेट में अगर आप एक 10,000 का फ़ोन भी लेने के लिए जाओगे ना, तो दुकानदार काउंटर के वक्त जब पेमेंट करेगा तो आपको बोलेगा कि आप स्क्रीन गार्ड या फिर इस टाइप का कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो जो डैमेज के वक्त कंपनी आपको क्लेम करे। यानी छोटी सी चीज़ का भी आज की डेट में इंश्योरेंस होता है। तो उतनी बड़ी मशीन के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, उसका क्या होता है? मेन जो पार्ट होगा उसका इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो जो आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया ना, वो प्रीमियम भी आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, और आप अपनी कॉस्ट में शामिल कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना। एक तो तुम्हारा एसेट्स सिक्योर्ड भी हो रहा है, ऊपर से वो कॉस्ट में शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डेप्रिसिएशन में भी आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, इसके बाद है लोडिंग और अनलोडिंग। अच्छा, लोडिंग का मतलब होता है कि जब आप सामान को यानी मशीन को जब उस ट्रक पे चढ़ाओगे तो जो लेबर होगी वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। देखो फ्रेट अलग होता है और लोडिंग अनलोडिंग अलग होता है। फ्रेट का मतलब होता है कि ट्रक में सामान रख दो और वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, बस। इसको कैसे ट्रक पे चढ़ाना है, कैसे उतारना है, उसके लिए अलग लेबर होते हैं जो अलग से चार्ज लेते हैं। तो लोडिंग मतलब चढ़ाना, अनलोडिंग मतलब उतारना। तो लोडिंग और अनलोडिंग में जो भी आपका खर्चा है वो आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा और ऐड कर दिया जाएगा। इससे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो बताइए 2 खर्चे कौन कौन से थे प्लीज जल्दी से। अगर आपने कोई मशीन एक्वायर की है तो उसके लिए आपने कोई लोन लिया, उस लोन पर दिए जाने वाला ब्याज आपके लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट, और वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में शामिल हो जाए एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। दूसरा और क्या ऐड होगा? दूसरा ऐड होगा कि अगर आपने उस मशीन को एक्वायर किया है तो आपने लाने ले जाने के लिए फ्रेट दिया होगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो जो उसका प्रीमियम अमाउंट आपने पे किया होगा वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसके बाद थर्ड है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद इंस्टॉलमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा एक बात बताइए,
जो फोटोकॉपी मशीन है, जानते हो क्या होता है, वो वाइब्रेट बहुत करती है। मैं जिन प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा हूँ उनकी बता रहा हूँ, ये आपकी गली कोचों की छोटी छोटी मशीन व्हाइट कलर वाली नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स में क्या होता है ना कि जो प्रिंटर का जो अंदर का रोलर होता है ना, जो प्रिंट निकालता है, वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट करता है जिससे वो जल्दी जल्दी प्रिंट निकाले। और एक चीज़ होती है जो वो पेपर को ऐसे ऐसे खींचती है और उसमें प्रिंट करके आगे की ओर फेंकती है। तो भाई मशीन के अंदर वाइब्रेशंस बहुत होती हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से मशीन अपनी पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। तो बाकायदा ऐसी हैवी मशीन्स के लिए ना एक बेस तैयार किया जाता है, दुकान के ही अंदर एक बेस तैयार करते हैं, उस पर टाइल वाइल लगा के बिल्कुल फ्लैट बनाते हैं जिससे कि कहीं ना ऊपर नीचे ना हो, ऊपर नीचे हो तो मशीन डिसबैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद उस मशीन को ना दोस्तों, जिस तरह गन्ने की मशीन जो है वो इंस्टॉल्ड होती है ना, नीचे नट बोल्ट करके कस दी जाती है, ठीक वैसे ही इस मशीन को भी जमीन पे कस दिया जाता है जिससे वाइब्रेशन के इम्पैक्ट से मशीन के और कंपोनेंट ढीले ना पड़ जाए। आप मेरी बात समझे? तो अगर कोई मशीन आपने ऐसी ली जिसमें इंस्टॉलेशन भी आपने कराई है तो उसका भी जो खर्चा होगा दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज योर पार्ट ऑफ एसेट्स। वो आपके एसेट्स का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा और आपके एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से हर एक चीज को विजुअलाइज कर पा रहे हो, ठीक है? चलिए आइए प्लीज। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द इंस्टॉलमेंट ऑफ एसेट्स, कि उसके इंस्टॉलेशन कराते वक्त जो आपने खर्चा पे किया दैट इज द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, ठीक है? कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है? चलिए फोर्थ आपका ट्रायल एंड रन एक्सपेंस और टेस्टेड और एक्सपेंसेस। ये क्या चीज होती है? देखिए सुनिए, क्या होता है कि जब मैं नई नई फोटोकॉपी मशीन लेकर आऊँगा अपनी शॉप पे तो मुझे हमेशा एक डाउट रहेगा। सर किस चीज़ का डाउट ये रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मशीन सही से प्रिंट ना निकाल लियो, या प्रिंट तो निकाल लियो लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा हो, या बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रहा हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रिंट आ रहा हो। तो मैं कहीं ना कहीं मशीन को इंस्टॉल करवाने से पहले, उसको जड़वाने से पहले एक बार मैं यूज़ करके ज़रूर देखूँ। और होता भी है ना ऐसा, जब आपके घर कोई मिक्सी या वॉशिंग मशीन आती है तो एक बार आप डर डर के थोड़ा सा यूज़ करके देखते हो ना कि कहीं ऐसा ना कुछ ख़राब निकले तो थोड़ा सा यूज़ कर ले। वैसे ही मैंने सोचा कि उस मशीन पे ना मैं एक बार में 100 प्रिंट के कमांड देता हूँ, तो देखता हूँ कि मशीन कितनी वाइब्रेट करती है, कितनी गर्म होती है, कितनी स्पीडली वो काम करती है। तो मैंने 100 प्रिंट के कमांड दिए। जैसे ही मैंने 100 प्रिंट के कमांड दिए ना, उसने काम करना शुरू किया। अब जानते हो काम जब वो करेगा तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब नई नई मशीन आती है तो आपको उसमें कुछ लुब्रिकेंट डालना पड़ता है। लुब्रिकेंट समझते हो? तेल। उस तेल से क्या होता है ना कि वो मशीन स्मूथली रन करती है बिना वाइब्रेशन के, बिना आवाज़ के। तो उस पर मुझे लुब्रिकेंट करना पड़ा और उसके बाद मैंने चला के एक बार डेमो देखा, ठीक, क्योंकि डेमो तो करना पड़ेगा ना। तो डेमो में भी तो खर्चा आया होगा ना भाई, बिजली उसने खींची होगी, फिर पेपर को गर्म किया होगा, तो भैया खर्चा तो बिल्कुल आया होगा। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड रन एक्सपेंस। ट्रायल का मतलब होता है कि मैं पहली बार उसको चला रहा हूँ, रन मतलब चला रहा हूँ, तो उसमें भी खर्चा हुआ होगा। तो ट्रायल और रन के जो खर्चे होते हैं टेस्ट आप एक्सपेंस बोलते हैं, टेस्ट एंड रन एक्सपेंस, ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं और हम इसको ऐड कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, अभी कॉमन सेंस चल रहा है या कुछ लॉ वाला पार्ट चल रहा है? सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो लॉयर भी तो वही होते हैं ना, लॉयर कह रहा हूँ सॉरी, लॉ मेकर भी तो ऐसी टैक्स बनाते हैं ना। वो भी जब प्रोविजन बनाते हो तो रियल लाइफ के ही एग्जांपल देखकर तो बनाते हैं, ऐसा थोड़ी बुकिश लैंग्वेज कुछ और होगी, रियल में कुछ और होगा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बिल्कुल प्रैक्टिकल है और यही सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट खर्चा है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड फ्रॉम अब्रॉड। देखिए ये सारी बातें थी इंडिया के अंदर की, अगर आप मशीन को इंडिया के अंदर से खरीद रहे हो। बट फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई ऐसी मशीन मंगाई है फोटोकॉपी की जो मिलती ही बाहर है, इंडिया में मिलती ही नहीं है, तो आपने बाहर ऑर्डर दिया होगा, वो मशीन इंडिया में आई होगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपने बैंक में अपनी पूरी बातचीत की होगी कि डॉलर में पेमेंट करें। मान लो यूएस से वो मशीन आ रही है तो पेमेंट हमारे गांधी जी में थोड़ी होगी, पेमेंट तो यूएस डॉलर में करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मुझे बैंक को बीच में लाना पड़ेगा। जब बैंक बीच में आई तो बैंक ने बोला कि हाँ देखो हम डॉलर में पेमेंट कर देंगे, तुम हमें इंडियन रुपीज़ में पेमेंट कर देना या इंडियन रुपीज़ तुम्हारे बैंक से कट कर लेंगे। जिस दिन सौदा हुआ था, जिस दिन ये डिसाइड हुआ, उस दिन फॉर एग्जांपल डॉलर के रेट थे 70 रुपीज़। कितने? 70 रुपीज़। लेकिन जब एसेट्स आप तक पहुंचा तब तक डॉलर के प्राइस हो गए 80 रुपीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल। और वैसे भी फ्लक्चुएट तो होता ही है। मैंने जब ऑर्डर दिया डॉलर के रेट थे 70 रुपीज़, लेकिन जब मेरे पेमेंट की बारी आई, क्योंकि जब मुझे सामान मिल गया मैंने पेमेंट रिलीज़ की और उस वक्त डॉलर का रेट हो गया 80 रुपीज़। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मशीन की वो डॉलर वाली कॉस्ट लेना जिस दिन आप
पेमेंट करोगे, उस दिन जो डॉलर का रेट होगा, तो पता चला उस दिन डॉलर का रेट तो 80 रुपीज़ है, पहले कितना था 70। तो जो वो 10 रुपये बढ़ा ना, तो दोस्तों वो तो मेरे लिए एक एडिशनल खर्चा हो गया ना, क्योंकि मैं तो एस्टिमेट करके बैठा था 70 रुपीज़। तो मैंने जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 70 रुपीज़ के हिसाब से लिया, अगर मैं अब्रॉड से मंगा रहा हूँ तो ये 70 के हिसाब से लिया। तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना पर डॉलर, वो 10 रुपये भी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा और मेरी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। यानी जब भी हम मशीनरीज को इंपोर्ट करते हैं या कोई एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं और उस दौरान ऑर्डर देने से लेकर पेमेंट तक अगर डॉलर या किसी भी इंटरनेशनल करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन आती है, इंक्रीज हो जाती है, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है, तो जितना मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ माई कॉस्ट एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वही लिखा है फॉरेक्स की फ्लक्चुएशन जो अराइज हो रही है किस वजह से, एसेट्स में फ्लक्चुएशन की वजह से, क्योंकि आपने एसेट्स कहाँ से मंगवाए हैं, एब्रॉड से मंगवाए हैं। बोलो क्लियर है? तो ये पार्ट आपका ऐड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे खर्चे आपके क्या हो गए, ऐड हो गए। ये सारे के सारे खर्चे क्या हुए, ऐड हो गए। इन सबको ऐड करने के बाद कुछ खर्चे हम माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। सर माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप मुझे बताओ, जब आपने ट्रायल पे वो मशीन चलाई तो वो 100 प्रिंट निकले ना। अब हो सकता है वो 100 प्रिंट किसी ग्राहक के हो, क्योंकि ग्राहक आया तो आपने सोचा मैं अपने फालतू में प्रिंट क्यों निकालूं, ये ग्राहक आए, इसको क्या पता ये नई मशीन है, चलो इसी के प्रिंट निकाल के देते हैं। अच्छे प्रिंट निकल आए तो हम ग्राहक से पैसे ले लेंगे, नहीं आए तो जो पुरानी मशीन है उससे निकाल के काम चला देंगे, है ना। तो मैंने नई मशीन पे जब हिट एंड ट्रायल किया तो मैंने ग्राहक का ही प्रिंट आउट लेकर प्रिंट निकाल दिया, जो कि सही निकला। मैंने ग्राहक से पैसे ले लिए, जो मुझे सेल प्रोसीड हो रही है ये तो मेरी इनकम है ना। आप प्रैक्टिकली बताओ, जो सेल प्रोसीड मुझे मिला उस ट्रायल एंड रन से जो भी अमाउंट मुझे मिला, जो मैंने उसको बेचा उससे जो मुझे अमाउंट मिला वो तो मेरी इनकम है ना। क्या वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? प्रैक्टिकली बताओ, वो तो इनकम है ना, तो वो तो इनकम में शामिल होना चाहिए ना। मेरे खर्चों में क्यों शामिल है, तो उसको बाहर करो, माइनस करो। इसीलिए हम माइनस करेंगे कोई अमाउंट जो हमें मिला है सेल ऑफ ट्रायल एंड रन प्रोडक्ट। ट्रायल के वक्त जो आउटपुट निकला है, उस आउटपुट या उस प्रोडक्ट को हमने बेचकर कुछ इनकम कमा ली है, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, उसे माइनस कर दिया है, इसीलिए ब्रैकेट लगाया नहीं। ये पार्ट क्या हो गया हमारा, माइनस हो गया। दूसरा, सब्सिडी और ग्रांट रिसीव्ड बाय एन अथॉरिटी। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है, आपको कुछ पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर कुछ सब्सिडी दे देता है। सर नहीं समझ आए सब्सिडी या ग्रांट्स क्या होता है। देखिए ग्रांट्स का मतलब होता है पैसा यानी अनुदान, और सब्सिडी मतलब होता है डिस्काउंट। पहले सब्सिडी के बारे में सुनो। आज की डेट में क्या है, जैसे आप जानते हैं पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हम पेट्रोल से शिफ्ट हो रहे हैं सीएनजी की ओर, और अब सीएनजी से शिफ्ट हो रहे हैं किसकी ओर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे ना, तो उसका जो प्राइस है ना उससे कम प्राइस पर हम आपको देंगे। यानी आपको क्या दे रहे हैं, हम सब्सिडीज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सब्सिडीज, क्योंकि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में आगे आ रहे हो, इस वजह से हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह आप कोई बैटरी ई रिक्शा या बैटरी कार या कोई भी ऐसा आइटम लेते हो और उसको फाइनेंस यानी लोन करवाते हो, तो इवन बैंक का जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको वो चीज़ मिल जाती है। अगर बैंक की ब्याज दर 10% है टू व्हीलर लोन के लिए, तो वो आपको 8% में दे देता है, तो 2% का आपको क्या मिला, सब्सिडी मिला। अब बताइए सब्सिडी तो आपका इनकम का पार्ट हो गया ना। जो सब्सिडी मिला या ग्रांट गवर्नमेंट की साइड से कुछ पैसा मिला, तो ये तो आपका पार्ट ऑफ इनकम है। क्या ये खर्चों का पार्ट है? नहीं। तो खर्चों का पार्ट नहीं तो खर्चों में क्यों ऐड किए बैठे हो, उसको माइनस करो। तो यही हम माइनस कर देंगे सब्सिडी और ग्रांट रिसीव्ड बाय यानी अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी से अगर हमें ग्रांट या सब्सिडी मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। हो सकता है जिस सेलर से, जिस वेंडर से मैं ले रहा हूँ उसी ने मुझे सब्सिडी दे दी हो, तो माइनस कर देंगे। अरे भाई जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस ही तो करते हैं ना अकाउंट्स के अंदर, तो वही तो केस में अलग क्या है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, आइए, एक्साइज ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड। अब आप कहेंगे सर ये सैनवेट क्रेडिट क्या होता है? दोस्तों पहले के जमाने में 2017 से पहले एक सैनवेट होता था। सैनवेट में CEN का मतलब होता है सेंट्रल, वैट VET लिखा है ना, ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ये सैन VAT होता है, सैनवेट क्रेडिट। ठीक है, क्या होता है ये, सैनवेट क्रेडिट। सर ये क्या होता है? वैसे अगर आप उसे पहले कभी पढ़ रहे होते ना, सर पहले कब पढ़ रहे होते, 2017 से पहले। सर आप तब पढ़ाते थे? अरे बिल्कुल पढ़ाते भाई, 2011 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 2017 से पहले जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे, मैं उनको जब टैक्स पढ़ाता था तो सैनवेट क्रेडिट का सिस्टम उनको समझाता था। जिस तरह से आज हम जिसको ITC बोलते हैं ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम के अंदर उसी को सैनवेट कहा जाता था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था। अगर सरकार की साइड से आपको ITC का बेनिफिट दिया गया, पुराने जमाने में ITC ना बोल के सैनवेट क्रेडिट बोलते थे। अगर तुम्हें सैनवेट क्रेडिट मिला है, तुम्हें तुम्हारा टैक्स रिफंड हो गया है सरकार की साइड से, तो ये तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा और ये माइनस
माइनस हो जाएगा। कोई तुमने टैक्स पे किया, सरकार ने तुम्हें उसका रिफंड दे दिया, तुम्हें उसका बेनिफिट दिया, तो क्या ये तुम्हारा कॉस्ट बना? नहीं बना। अरे नहीं बना तो क्यों उसमें ऐड कर रहे हो? माइनस करो ना। ठीक है सर, डांट नहीं समझा रहा भाई। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सैनमेट क्रेडिट इज अलाउड, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये सारे खर्चों को ऐड करके, ये सब चीज़ों को माइनस करके हमारे पास आ जाता है एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिशिएशन। मतलब ये वो कॉस्ट है जिसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे। बोलो, बात समझ आई? इस तरीके से हम सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 को यूज करके किसी भी एसेट्स की कॉस्टिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। क्लियर है? आगे चल सकते हैं? यस सर, आगे चलिए। अब सुनिए, देखिए क्या होता है कि इनकम टैक्स ना बहुत ही चीज़ों को लेकर क्लियर कट आंसर, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनकम टैक्स ये बोलता है, देखो ऐसा है कि इंसान जो 2 नंबर के काम करता है ना सर, 2 नंबर मतलब ऐसे समझो जिसमें टैक्स की चोरी की जा सके, उस काम को बोलता है 2 नंबर की कमाई या 2 नंबर के काम। ठीक है, 2 नंबर के काम कहाँ होते हैं? जहाँ पर आपके पास उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड ना हो। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। मुझे एक बात बताओ, अभी आप मुझे चलते चलते मेरे पॉकेट में आके 100 रुपये डाल दो, क्या गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है कि 100 रुपये शिवम की पॉकेट में किसी ने डाले? किसी को नज़र नहीं आ रहा, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स आपके लिए एक्सपेंस, मेरे लिए इनकम। ये वो इनकम है जो गवर्नमेंट की नज़रों में आई ही नहीं। अब सोचो, देने वाला ये बोलता कि मैं पेमेंट सारी बैंकिंग मोड से करता हूँ और वो मुझे ऑनलाइन पे करता, तो ऑनलाइन पे करता तो मेरी बैंक में वो ट्रांजैक्शन आती ना, तो बैंक को पता चल जाता हाँ भाई शिवम को इस पर्टिकुलर XYZ पर्सन ने 100 रुपये दिए। और अगर वो अनऑथेंटिक लगती तो उसके बारे में बैंक सीधा किसको इंटीमेट कर देता? CBDT को। सर बैंक कैसे करेगा CBDT को? क्योंकि बैंक में आप सबने अपने क्या दे रखे? आधार कार्ड और पैन कार्ड, KYC कराई हुई ना, तो यानी बैंक के पास आपका क्या है? पैन नंबर है। और जानते हो बैंक के सॉफ्टवेयर ही इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। इतना AI टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हो गया है। तो आज के दिन बैंक के ही सॉफ्टवेयर मैनुअली किसी को नहीं करना, बैंक के सॉफ्टवेयर किसी भी खाता धारक के सस्पिशियस अमाउंट को वो डिटेक्ट कर लेंगे और डिटेन करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन CBDT को पहुंचा देंगे। CBDT देखा यार इसके अकाउंट में तो कभी इतने पैसे आए नहीं, अचानक से 10 लाख रुपए आए हैं, तो CBDT आपके घर क्या भेजेगा? नोटिस भेजेगा। आपको लगेगा यार बैंक वालों ने बताया, भाई बैंक वालों ने नहीं बताया, बैंक के सॉफ्टवेयर में ही ऐसी चीज इंस्टॉल्ड है कि वो सीधे जानकारी CBDT को मिल जाती है। और आपको लगता है बैंक तो बताएगा नहीं या किसी को पता ही नहीं चलेगा, भाई बैंक की ट्रांजैक्शन तो CBDT सरकार तक पहुंच जाती है। तो सरकार का कहना ये है कि भाई देखो, हम चाहते चोरी ना हो और तुम चाहते हो चोरी ही हो, तो देखो ऐसा तो होगा नहीं कि हम चोरी करने देंगे। तो इसीलिए आप जब भी पेमेंट करो, सरकार ने क्या बोला, जब भी आप पेमेंट करो तो पेमेंट में मोड हमेशा बैंकिंग चैनल यूज करो। कौन सा चैनल यूज करो? बैंकिंग चैनल। अगर आप नॉन बैंकिंग चैनल से कोई भी खर्चा करते हो तो गवर्नमेंट से हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। सर अलाउ मीन्स मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, आपको PNL में डेबिट करने ही नहीं देंगे। तो मतलब अगर सर मान लो ये सब हमने खर्चा सब कैश में किया, किस में किया? कैश में किया, तो क्या हम इसको अपने पास बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते? और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकलेगा जिस रेट से भी होगा उस रेट से जो डेप्ट निकलेगा, क्या हम उसको पेमेंट में डेबिट नहीं कर सकते? ना बेटा ना। इधर सुन लो ध्यान से, कैश में अगर तुमने कुछ भी पेमेंट की है तो वो खर्चा डिसअलाउड है। तुम्हें क्या लग रहा था सरकार पागल बैठी हुई है? सरकार कह रही है तुम्हें अगर इन सभी खर्चों को क्लेम करना है तो यू शुड पे द अमाउंट थ्रू द बैंकिंग मोड इंस्टेड ऑफ कैश मोड। हाँ तुम्हें कैश देना है, छोटा मोटा अमाउंट तुम कैश में दे सकते हो। सर व्हाट डू मीन बाय छोटा मोटा? मतलब 10,000 तक का अगर अमाउंट है और आप कैश में पे करते हो तो भी अलाउ हो जाएगा, बट 10,000 से ऊपर का अमाउंट तो तुम्हें बैंकिंग चैनल से ही देना पड़ेगा। फिर चाहे तुम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, भीम, NEFT, RTGS, IMPS किसी से भी दो, आधार पे दो, रुपए पे दो, भीम दो, भारत पे दो, कुछ भी दो, मतलब बैंकिंग मोड होना जरूरी है। अगर पेमेंट मोड 10,000 से ज्यादा का है, बट अगर 10,000 से कम है तो आप कैश में भी दे सकते हो। तो समझे लाला सरकार क्या बोल रही है? सरकार कह रही है
कि अब हम चोरी नहीं होने देंगे। अगर बैंक में पेमेंट आई होगी, बैंक से पेमेंट की होगी, तो ही हम उसे आपकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे और तभी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज भी कर पाओगे। यानी सरकार पूरे फिराक में बैठ के कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को दूर किया सके। भ्रष्टाचार देखो, बहुत तरीके भ्रष्टाचार दूर करने के, मैं ये नहीं कहूँगा इससे पूरा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, नहीं दोस्तों, आपकी नियत में होना चाहिए। सर नियत बोले तो गवर्नमेंट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे इस वजह से, बाकी आप लोग समझदार हो, मेरा इशारा समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि करप्शन नहीं होने देंगे। बोल कौन रहा है करप्शन नहीं होने देंगे। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट सेज कि अगर आप कैश में कोई पेमेंट करोगे तो आपको हम डिसअलाउ करेंगे, तो मजबूरन आप बैंकिंग मोड यूज करेंगे और बैंक के थ्रू में पता चलता रहेगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक असेसी है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई असेसी है और उसने कोई एसेट्स एक्वायर किया, उसने किसी वेंडर से कोई एसेट्स एक्वायर किया, ठीक है, एसेट्स एक्वायर्ड, ठीक है, एसेट्स एक्वायर्ड किया, तो असेसी को जो पेमेंट करनी है, अगर मान लीजिए अब या तो ये पेमेंट करेगा कैश में या तो ये पेमेंट करेगा बैंकिंग मोड में, यानी बैंकिंग चैनल से पेमेंट करेगा। अगर ये कैश मोड का यूज कर रहा है, किसका यूज कर रहा है, कैश मोड का, तो वो 10,000 रुपए तक की पेमेंट कैश मोड से कर सकता है। अलाउड अप टू ₹10,000। 10,000 रुपए तक अगर आप कैश में पे करते हो तो अलाउेबल है, मतलब आप इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हो। शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ द अमाउंट पेड बाय इन कैश इज अप टू ₹10,000। बट अगर 10,000 से ऊपर की पेमेंट है तो आपको बैंकिंग चैनल से ही करनी पड़ेगी, कैश में किया तो वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल आप ₹1 से भी कर सकते हो, बट 10,000 के ऊपर तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव ₹10,000। 10,000 से अगर ऊपर है तो आपको बैंकिंग चैनल का ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को, उस खर्चे को आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर पाओगे और तभी आप डेप्रिसिएशन क्लेम भी कर पाओगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि फॉर कैपिटलाइजेशन, अगर 10,000 के ऊपर आपने बैंकिंग चैनल यूज किया है तो ही आप उसे कैपिटलाइज कर पाओगे। कैपिटलाइज का मतलब होता है बैलेंस शीट में दिखा पाओगे, और जब चीज बैलेंस शीट में होगी तभी आप उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर पाओगे। क्लेम डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। बोलो बात समझ रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ आती है कि 10,000 तक की पेमेंट है तो कैश में कर सकते हो, 10,000 के ऊपर की पेमेंट है तो बैंकिंग चैनल ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसे पढ़िए। एक असेसी कोई खर्चा करता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को लेकर, या उसकी कोई पेमेंट पार्ट पेमेंट करता है, तो ऐसे में एक दिन के अंदर एक इंसान पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से करे, ड्राफ्ट से करे, क्रेडिट कार्ड से करे, डेबिट कार्ड से करे, नेट बैंकिंग से करे, आईएमपीएस से करे, यूपीआई से करे। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, भीम का मतलब भारत इंटरफेस पेमेंट, और आधार पे आधार कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। 10,000 से ऊपर होने पर आप बैंकिंग मोड यूज करें, मैंने सारे मोड यहाँ पर लिख दिया। देन सच एक्सपेंडिचर shall not be included in the then such expenditure, एक मिनट को, आधार पे in excess of 10,000, then such expenditure shall be included in cost of assets and shall be form part of actual assets। पता नहीं मैंने नॉट क्यों लिख दिया था, आई एम रियली सॉरी गाइस, वो नॉट लिख गया पर आई डोंट नो क्या ही दिमाग में चल रहा था मेरे। ठीक है, तो वो नॉट नहीं है, ये सारे खर्चे आपके अलाउ हो जाएंगे अगर आपने सारी की सारी पेमेंट जो है वो कौन से पेमेंट उस एक्सेस से की है, सारी की सारी पेमेंट आपने क्रेडिट कार्ड से की है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अदरवाइज बाय द एसेट्स, हाँ सही लिखा था भाई, क्या लिखा है, अदरवाइज, अगर तुमने बैंक से नहीं की तो ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है, क्या ही हो गया आज मुझे। ठीक है, चलो चीज़ें समझ आई, कोई डाउट? तो आपने सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 वाला
पढ़ लिया कि किस तरीके से हम एक्चुअल कॉस्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है, बट क्योंकि इसका लिंक 43 से हो रहा है तो हम सेक्शन 32 से जंप मार के 43 की ओर चले गए। ठीक है, चलिए नोट करिए प्लीज आप पहले इसे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने पास एक्चुअल कॉस्ट की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। देखिए अभी जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने ये चीजें देख ली कि कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे पास हर एक कॉन्सेप्ट की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, जहां पर हमें ये जानने को मिलेगा कि डिफरेंट केसेस के अंदर एक्चुअल कॉस्ट की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। सर अभी तो हमने सीखा था दोस्तों, वो स्पेशल केस नहीं थे, वो एक फॉर्मेट था कि आप कौन कौन से खर्चों को ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से खर्चों को लेस करेंगे। बट अभी जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज अ स्पेशल केस की, इन स्पेशल केसेस में एक्चुअल कॉस्ट की कंप्यूटेशन को कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, सर एक बात बताइए हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल क्यों रहे हैं। दोस्तों हम इसलिए निकाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। मेरे पास जो एसेट्स है अगर मुझे उसके एक्चुअल कॉस्ट पता होगी तभी तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे एक्चुअली कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं डेप कैसे कैलकुलेट करूंगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट को बताता है, वो भी इन स्पेशल केसेस। ये सारे क्या आपके स्पेशल केसेस। दोस्तों स्पेशल केस आप मान चलिए 12-13 केसेस है, बट अभी जो मैंने लिखे हैं वो कुछ 5-6 केसेस लिखे हैं, क्योंकि पहले मैं इनको समझाऊंगा, उसके बाद फिर बचे हुए केस हम बाद में करें, मतलब आज ही की वीडियो में करेंगे लेकिन अगली स्लाइड में करेंगे। ठीक है, सुनिए देखिए केस नंबर 1 क्या है आपका, assets used for the business after it ceased to be used for scientific research। ये आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। ये सारे ना एक्सप्लेनेशन है, लाइक 1, 1A, 2, 3 इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। ठीक है, सुनिए पहले ना मैं आपके दिमाग पे एक कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ, वो क्या, एक होता है साइंटिफिक रिसर्च और एक होती है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। अभी जस्ट अगली ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आज की डेट में क्या है कि आप देख पा रहे हैं जो चाइना है ना, वो सुपर पावर कंट्री की तरह बनता जा रहा है। मतलब अब वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ता आ रहा है। भाई अमेरिका को हम सुपर पावर कंट्री क्यों बोलते थे, हम इसीलिए तो बोलते थे बिकॉज अमेरिका के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है ना। अगर काश ऐसी इंडिया के पास होती तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। अब वही टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे कौन जाता जा रहा है, चाइना आगे जाता जा रहा है। यानी जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है वो उतना ही ज़्यादा एडवांस और उतना ही ज़्यादा आगे पहुँचता चला जाता है। ठीक है, अभी क्या भारत भी उसी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है और रेस में आगे बढ़ना चाहता है। तो ऑब्वियस ये बात है भारत में जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उसको बूस्ट करना पड़ेगा कि आप रिसर्च करो, आप साइंटिफिक रिसर्च करो। क्या आपको लगता है बस ऐसे बोल देने से काम हो जाएगा? आंसर इज नो। देखिए क्या होता है, कई सारी लैबोरेटरीज होती हैं जहां पर साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईआईटी खड़गपुर होगा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास हो, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन जगहों पर रिसर्च होती है। अगर सरकार इन जगहों पर रिसर्च के लिए पैसा दे और पैसे पर कुछ डिस्काउंट ऑफर दे तो एक टाइम के लिए रिसर्चेस ज़्यादा हो सकती हैं। अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी को बोलूं कि तुम डायग्नोसिस के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स बनाते हो, तुम रिसर्च करते हो, एक काम करो तुम रिसर्च जो भी करोगे ना हम तुम्हें पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन दे देंगे, 100% अलाउ कर देंगे, यानी पूरा का पूरा खर्चा आप डेप्रिसिएशन के तौर पे पीरियड में डेबिट साइड दिखा सकते हो। वो कितना इंकरेज होगा सोच के देखिए, क्योंकि उसे पता है कि उसके द्वारा जो भी कैपिटल एसेट्स लिया जा रहा है उस पर डेप्रिसिएशन टुकड़ों में नहीं मिलेगा, पूरा एक बार में मिलेगा 100%। तो उसको पता है कि उससे प्रॉफिट उसका कम होगा, टैक्स कम बनेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च के लिए कैपिटल एसेट्स को खरीदेगा। इससे दो फायदे, एक तो वो अपना इनकम टैक्स बचा पा रहा है और इस कारण से वो क्या कर रहा है, नई नई मशीन्स को खरीद रहा है, रिसर्च पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसीलिए सरकार ने ये बोला कि जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स है ना, अगर रिसर्च प्रोग्रामर्स कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करता है जिनसे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा तो ऐसे में उन इक्विपमेंट्स पे, उन एसेट्स के ऊपर हम 100% डेप्रिसिएशन पहले साल ही दे देंगे। यानी इन द वेरी फर्स्ट ईयर आपने जितने का भी एसेट्स लिया आप पीएनएल अकाउंट में उसको पूरा का पूरा डेबिट साइड दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम आएगा और प्रॉफिट कमाने से क्या होगा, उनका टैक्स भी थोड़ा सा कम बनेगा। बोलो बात समझ रही? ये सर हमें बिल्कुल समझ आएगी, टैक्स भी उनका क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो बूस्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो चीजें खरीदेंगे सो दैट वो रिसर्च पर ज्यादा फोकस्ड हो पाए। तो इसे बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 35, उसमें हम यही पढ़ने वाले डिटेल में, जो अभी मैंने ओवरव्यू दिया ना यही चीज डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा एक हम पढ़ेंगे सेक्शन 35AD, जिसमें 14 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर आपने इन 14 जगहों पर इन्वेस्टमेंट्स की है तो गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा 100% डेप्रिसिएशन दे देगी, यानी 100% पूरा डिडक्शन आप पहले ही साल क्लेम कर सकते हो। तो दो डिडक्शन हो गई, एक तो हो गई साइंटिफिक रिसर्च वाली सेक्शन 35, एक
एक होगी सेक्शन 35 AD जो कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात करती है। अब मैंने आपके दिमाग में ना ये दो वर्ड डाल दिए, साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है और स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। अब एक बात सोच कर बताओ, जैसे मान लो मेरे पास कोई एसेट्स है, जो एसेट्स मैं मेरे बिजनेस में यूज करता आ रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा एसेट्स है जो मैं मेरे बिजनेस में यूज करता आ रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मेरा ही कोई ऐसा बिजनेस है जो साइंटिफिक रिसर्च में लगा हुआ है, या मेरी ही कोई एक यूनिट है जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, तो उसमें मैं मेरे बिजनेस के एसेट्स को लेकर जा रहा हूँ। मेरे बिजनेस में जो एसेट्स यूज हो रहे हैं उनको मैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए लेकर जा रहा हूँ सेक्शन 35, या उसको मैं स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर रहा हूँ यानी सेक्शन 35 AD। तो उस वक्त उस साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उस स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी WDV कितनी मानी जाएगी वो हमें जाननी है। क्या WDV कितनी मानी जाएगी? तो वही हमारी हेडिंग है, एसेट्स, वो वाले एसेट्स जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, एसेट्स यूज्ड फॉर द बिजनेस। आफ्टर, इसके बाद इट सीज टू बी यूज्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, और उसके बाद बिजनेस के एसेट्स को हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त उसकी WDV कितनी मानी जाएगी? क्योंकि जितनी WDV होगी उसके हिसाब से हम उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देंगे, इधर 100% या जो भी रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे एज रिड्यूस्ड बाय द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 1 क्लॉज 4। क्या है इसका मतलब, समझिए। देखिए ये होता है कि जैसे मान लो मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरे बिजनेस के अंदर एक AC है, मैं चाह रहा हूँ इस AC का यूज मैं साइंटिफिक रिसर्च में करूँ। तो जिस वक्त मैंने इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया, उस दिन तक का जो भी डेप्रिसिएशन था, जो भी रेट मेरे उस प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, उस मशीन के ऊपर लगता है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो जो WDV आएगी ना, वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज 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 दिमाग को खोल के रखना, बहुत ही टेक्निकल चीज है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनिए, मैंने आपको बोला कि मैं मेरा एक बिजनेस प्रोफेशन कर रहा हूँ, सामने से कोई पर्सन आता है, कहता है मुझे ये वाले आइटम जो आप यूज करो अपने बिजनेस में, ये मुझे चाहिए क्योंकि मेरे साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज होना है। तो जब मैं उसको अपना एसेट्स दूंगा, तो जिस वक्त दूंगा उस तक का डेप्रिसिएशन में चार्ज करूंगा, तो जो WDV होगी वही सामने वाले के लिए क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट। तो वही लिखिए, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, एज रिड्यूस्ड बाय द डिडक्शन, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह वो आप माइनस कर दीजिए, और जो बचेगा दैट इज योर WDV। बोलो समझ रहा है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलिए अब 1 के बाद आते हैं 1A पर, 2 नहीं है, 1A है, ध्यान से सुना। एक्सप्लेनेशन नंबर 1A ये बोलता है इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स एंड यूज्ड फॉर द बिजनेस प्रोफेशन। देखिए क्या होता है कि एक होता है इन्वेंट्री और एक होता है कैपिटल एसेट्स। पहले इन दोनों में फर्क समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी शॉप है और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, जिस पर मैं AC, रेफ्रिजरेटर, कूलर, वॉशिंग मशीन, AC ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बेचने का काम करता हूँ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रखे हुए हैं वो सब मेरे क्या है बताइए, स्टॉक इन ट्रेड। क्या है वो मेरे, स्टॉक इन ट्रेड, यानी ये वो आइटम्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा अपने व्यापार में बेचने के लिए। दैट्स कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब क्या होता है कि वो आइटम जो आपने बिजनेस में लगाए हुए हैं बट आप उनको बेचोगे नहीं। जैसे मेरी एक शॉप है, तो मेरे यहाँ पर जो जो आइटम लगे हैं डिस्प्ले में वो सब मैं बेचना चाहता हूँ, वो सब मेरी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन मेरी ही शॉप पे एक AC लगा हुआ है, रूफ AC, जो ठंडी हवा दे रहा है मेरे ग्राहकों को और एक अच्छा एनवायरमेंट बना रहा है। तो वो AC क्या स्टॉक इन ट्रेड है? क्या मैंने उसे इसलिए लगाया ताकि मैं उसे बेच पाऊँ? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे बिजनेस में हेल्पिंग है, एंसिलरी है, हेल्प कर रहा है, बट वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। वो क्या है, मेरा कैपिटल एसेट्स है। जो ट्यूबलाइट्स मैंने अपने शोरूम में लगाए वो मेरा कैपिटल एसेट्स है, लेकिन वही ट्यूबलाइट अगर मैं बेचने के इंटेंशन से वहां रखता तो वो स्टॉक इन ट्रेड बन जाता। आई होप आप समझ गए SIT, स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट्स में क्या फर्क होता है। अब यहां पर जो बात बोलेगी वो ये बोलेगी कि आपकी इन्वेंट्री बोले तो SIT, स्टॉक इन ट्रेड, अगर कन्वर्ट हो रही कैपिटल एसेट्स में तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आप क्या लेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे रूफ AC में कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे शोरूम में, तो मैंने कहा भैया ये ब्लू स्टार का AC उतारो। अब हमारे पास स्टॉक में AC लगे हुए जो हम बेचना चाहते थे, एक काम करो इसमें से एक इस्तेमाल कर लो अपने यूज के लिए, मतलब अपने बिजनेस के यूज के लिए। तो मैंने स्टॉक इन ट्रेड से एसेट्स निकाला और ऊपर लगा दिया, यानी अब मैंने उसे क्या बना दिया, कैपिटल एसेट्स बना दिया। क्या बना दिया, कैपिटल एसेट्स। तो बताइए उसके एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस में क्या मानी गई। सर हम क्यों निकालें एक्चुअल कॉस्ट इस केस में, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर एक नया एसेट्स आया है, तो जो भी उसकी कॉस्ट होगी हम उस पर क्या क्लेम करेंगे, क्या क्लेम करेंगे, सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। तो इस पर्पस से हमारा एक्चुअल कॉस्ट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो सुनिए, जिस वक्त आपके स्टॉक इन ट्रेड को आप कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करोगे तो उस तारीख को उस स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वही आपकी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट, और उसी के ऊपर आप अपना जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह होगा वो आप अपना चार्ज करेंगे। बोलो क्लियर है? देखिए, तो वही लिखा हुआ है, इन्वेंट्री जब कन्वर्ट की जा रही है कैपिटल एसेट्स में और उसको यूज किया जा रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट बनेगी FMV, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इन्वेंट्री एज ऑन डेट ऑफ इट्स कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट्स। फेयर मार्केट वैल्यू उस तारीख को जिस तारीख पर आप ये कन्वर्जन कर रहे हो। क्लियर? यस सर। सेकेंड पॉइंट, अभी हमने 1 पढ़ा, फिर 1A पढ़ा, अब हम 2 पढ़ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। देखिए क्या होता है, गिफ्ट और इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते होते वो आपके पास आई, लाइक दादाजी की प्रॉपर्टी पापा के नाम, देन पापा के बाद अपने नाम, फिर अपने के बाद अपने बच्चे के नाम। अगर ऐसी कोई इनहेरिट प्रॉपर्टी अगर आपको मिल रही है तो उस केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी? तो देखिए, जो इससे पहले वाला प्रीवियस ओनर है ना, उसकी जो फाइनल कॉस्ट होगी, फाइनल WDV होगी, वही तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी के दादाजी हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स है, वो पापा के पास आए और पापा के पास जब आए तो उस टाइम उसकी WDV थी 1 करोड़। तो ऑब्वियस सी बात है पापा की एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी? 1 करोड़। जब प्रीवियस ऑनर के पास जो कॉस्ट होगी क्लोजिंग, वही आपकी ओपनिंग एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी, है ना? तो वही लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, पिछले ऑनर के पास जो एक्चुअल कॉस्ट थी और पिछले ऑनर ने जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया माइनस करके जो WDV निकल के आएगा पिछले ऑनर का, वही तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। जैसे दादू का एसेट था 1.2 करोड़ का, उन्होंने 20 लाख उस पर क्या चार्ज किया? डेप्रिसिएशन। तो अब कितने की बची? वो 1 करोड़ की। तो वही 1 करोड़ आपके लिए बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अगर कोई गिफ्ट में, कोई इनहेरिट में आपको एसेट्स मिल रहा है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो आपसे पहले वाला प्रीवियस ओनर था उसने जितना डेप चार्ज किया माइनस करके जो बैलेंस बचेगा, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो वही लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन आउट टू द असेसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। पॉइंट बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, थोड़ा समझेंगे बात को। थर्ड है आपका सेकंड हैंड एसेट्स। अब सुनिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ये पढ़वा दूंगा, ठीक है। देखिए, सेकंड हैंड एसेट्स की अगर हम बात करें तो इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या होता है कि डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, इट्स अ टैक्स सेविंग टूल, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारा टैक्स सेविंग टूल होता है। जितना ज़्यादा हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतना ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर P&L में खर्चे ज़्यादा दिखाई देंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी आपका अल्टीमेटली कम बनेगा, अल्टीमेटली टैक्स भी क्या बनेगा? कम बनेगा, ठीक है। अभी क्या होता है कि कई बार, अब जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट मैं समझाने के लिए लूँगा एग्जांपल, ठीक है। मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है मिस्टर अमित, फॉर एग्जांपल मिस्टर अमित मेरे फ्रेंड है। मैंने अमित जी को बोला कि अमित जी सुनिए, आपके पास कोई एसेट्स है, मुझे ये वाला पर्टिकुलर एसेट चाहिए, बट अभी मैं ना नहीं चाहता कि मैं फर्स्ट कॉपी खरीदूँ, मतलब फर्स्ट पीस खरीदूँ। मैं चाहता हूँ आप यूज़ कर रहे हो, 2-3 साल यूज़ करते हुए हो गए, अब आपके लिए तो बेकार हो गया होगा, आप मुझे दे दो, मैं मेरे बिजनेस में यूज़ कर लूँगा। तो पॉइंट होता है मेरे लिए उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी। अब मान लो मिस्टर एक्स ने उस पर जो भी डैप ऐप लगाया था, उसके बाद अभी उसकी वैल्यू बची हुई 10 लाख रुपए। कितनी बची है? 10 लाख। सब डेप्रिसिएशन वगैरह लगा लू के उसकी जो WDV बची है मिस्टर अमित के पास, वो कितनी है? 10 लाख। मैंने मिस्टर अमित को बोला, मिस्टर अमित सुनो, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? मैंने कहा तुम ना मुझे 10 लाख वाला एसेट्स 15 लाख में देना। बोले क्या बात कर रहा है भाई, पहला इंसान देखा, लोग कहते हैं 10 वाली चीज, तू दोस्त है मेरा तो 8 लाख में दे दे, 7 में दे दे, 6 में दे दे, 5 में दे दे, फ्री में दे दे, तू कह रहे बढ़ी हुई कीमत पर दे मुझे। वाह वाह जी वाह। मतलब मैंने मिस्टर अमित को बोला कि तू मुझे 10 वाला एसेट्स कितने में दे? 15 लाख में दे। मिस्टर एसेट्स हैरान परेशान है, क्या हो गया भाई मिस्टर शिवम को, ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो मैंने उसको बताया भाई सुन, बात ऐसी है कि अभी मैं तुझसे बोला ना 15 लाख का, तो 15 लाख में ले ले, कोई बात नहीं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मेरे पास 15 लाख की कॉस्ट दिखाऊंगा, ज़्यादा कॉस्ट दिखाऊंगा, जबकि WDV कितनी है? सिर्फ 10 लाख है, बट मैं दिखाऊंगा कितनी? 15, क्योंकि मेरी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? 15 लाख है। तो ऐसे में ना मैं डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम कर पाऊंगा सेक्शन 32 में। अगर मान लो मैंने तुझसे 10 लाख में खरीदा तो डेप कम मिल पाएगा, और अगर 15 लाख में खरीदा तो डेप ज़्यादा मिल जाएगा। आप बात समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम हो पाएगा। अब मान लो असेसिंग ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया और उसको पता चल गया कि भाई आपने ये सब जो चालबाजी की है ये जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सी चोरी के लिए किया, आपने डेप्रिसिएशन को ज़्यादा क्लेम करने के लिए किया है। तो भाई असेसिंग ऑफिसर उस टाइम जो
एजुकेटिंग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे ना, या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे, उनकी टीम जो डिसाइड करेगी ना आपके एसेट्स की कॉस्ट, वही आपकी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फिर डिटरमाइन करेंगे आपकी उस एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि हमने 10 वाली चीज़ 15 लाख में क्यों ली। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जब मैंने एसेट्स, जैसे अभी मैं मिस्टर एक्स को बोला हूँ कि तुम्हारी जो ये कीमत है कितनी है, बोले 10 लाख है, बोले कि है 10 लाख, बट मार्केट में यही सेम मशीन, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि पुराना आइटम काफ़ी महंगा बिकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आज की डेट में पुरानी वाली बुलेट आप लेने के लिए जाओ, सबसे पुरानी, आज से 30 साल पुरानी, तो भाई आज उसकी WDV 0 है, मार्केट में चलाओगी चलेगी नहीं। बट 30 साल पुरानी बुलेट की वैल्यू कम से कम 3, 4, 5 लाख रुपए है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं। पुरानी बुलेट अब मिलती ही नहीं है, रेयर पीस हो चुका है, आप बात समझ रहे हैं। तो उसकी WDV तो नील है, बट उसका मार्केट प्राइस काफी ज्यादा हाई है। तो हो सकता है ऐसी मशीन जिसकी WDV तो 10 लाख है, बट मार्केट में उसकी कीमत 15 लाख है, तो मिस्टर अमित ने मुझे 15 लाख में बेची। अभी जेन्युइन रीजन दे रहा हूं ना, जेन्युइनिटी भी तो हो सकती है ना कि महंगा मैंने क्यों लिया। अगर मैंने मेरे असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाइड कर दिया तो 15 ही लाख मेरी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। और अगर सेटिस्फाइड नहीं करवा पाया, यानी मैं साबित हो गया हूं कि मैंने गलत काम किया है, तो ऐसे में जो एडजस्ट ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो जो कीमत उसकी डिटरमाइन करेंगे वही बन जाएगी उसके एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो सेकेंड हैंड एसेट्स की बात करें, वेयर बिफोर द एसेट्स टू इट्स एक्विजिशन बाय द असेसी, द एसेट्स वाज एट द टाइम यूज्ड बाय एनी अदर असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इफ असेसिंग ऑफिसर, ये मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि मेन पर्पस जो है वो रिड्यूस था इनकम टैक्स लायबिलिटी, मतलब एओ को पता चल गया कि आपने ये जो काम किया है ना, बढ़ी हुई वैल्यू दिखाने की कोशिश की है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप टैक्स की चोरी कर पाओ, तो ऐसे केस में जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, JCIT लिखा है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ये जो डिटरमाइन करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। आई होप कि इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर 1 होगी, 1A हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ठीक है, दैट इज रीएक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ये रीएक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ एसेट्स। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यहां पर लिखूंगा, देखो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं एग्जांपल नंबर 4 के लिए। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 का एग्जांपल कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो ये मैं हूं शिवम और ये है मिस्टर अमित। ठीक है, मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी थी जो मेरे पास थी। मैंने मिस्टर अमित को बोला क्या तुम मुझसे ये प्लांट एंड मशीनरी लेना चाहते हो? अमित ने कहा यस। मैंने इनको प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, इनको बेच दी, और बाद में कुछ समय के बाद मैंने मिस्टर अमित को बोला वही प्लांट एंड मशीनरी मुझे वापस दे दो, वापस मैं खरीदना चाहूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसको वापस लूंगा दैट मीन्स बाई बैक, जो चीज मैंने बेची थी उसको मैं दोबारा खरीद रहा हूं, बाई बैक। आप समझ रहे हो? तो यही वाला पॉइंट है रीएक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कि एक बार आपने वो एसेट्स बेचा और बाद में वही सेम एसेट्स आप उसको दोबारा कुछ समय के बाद परचेज कर रहे हो, यानी रीएक्विजिशन ऑफ एसेट्स मींस बाई बैक ऑफ एसेट्स। आप देखिए बाई बैक ऑफ एसेट्स में क्या होता है, तो ये बोला गया कि देखो अभी क्या है ना कि तुमने बाई बैक किया है, तो दो कॉस्ट में से जो भी लोअर होगी, दो कॉस्ट में से जो भी लोअर होगी वो बन जाएगी तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट। वो क्या बन जाएगी? तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखिए अब ये एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? दो कौन सी चीजें? पहली चीज तो ये है कि आपने अमित से बाईबैक कितने रुपए में की, आपने अमित से अपनी ही चीज को वापस कितने में खरीदा, या तो वो वैल्यू ले लोगे या फिर आपने अमित को कितने में दिया था, जो भी दोनों में से लोअर होगा दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट, उसी को हम बोलेंगे क्या? एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यानी फिर से सुनिए, दोनों में से जो लोअर होगा उसको बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। आपने अमित से कितने में मशीन ली, या तो वो वैल्यू, या आपने अमित को ये मशीन पहले कभी जब बेची थी तो कितने में बेची थी, किस WDV पर बेची थी, वो वैल्यू, जो भी दोनों में से लोअर होगा वही आपका बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। तो वही लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू लोअर ऑफ द फॉलोइंग, द एक्चुअल प्राइस फॉर विच द एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय हिम, यानी वो कॉस्ट जितने में आपने एक्वायर किया है अमित से, एक्वायर किया है अमित से, या तो वो या WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर, कि जब आपने इसको ट्रांसफर किया था, आपने इसको बेचा था, उस वक्त जो उसकी WDV थी, या तो वो विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से क्या होगा? लोअर, वही आपकी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट।
आई होप आप फोर्थ को भी समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आता है 4A पर। 4A के लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, 4A के लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि शिवम और अमित, ये दो लोग हैं, ठीक है, शिवम और अमित। शिवम ने क्या किया, अपना एसेट्स अमित को बेचा। शिवम ने अपना एसेट्स अमित को बेचा और अमित को बोला अब तुम सेम एसेट्स मुझे रेंट पर दे दो। वाह शिवम, क्या किया तुमने, ठीक है। पहले मैंने इसको बेचा अमित को और फिर अमित को बोला कि यही चीज मुझे क्या कर दो, वापस लीज पर दे दो, बेचो मत। अगर तुम वापस बेचोगे तो तुम एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में आ जाओगे। बेचना नहीं है, तुम्हें किराए पर देना है या फिर लीज पर देना है। तो अब की बार क्या हुआ कि मिस्टर अमित ने इसको बेचा नहीं है, बल्कि इसको या तो लीज पर दिया है या इसको रेंट पर दे दिया आपको। तो इस केस में जब मैंने इस एसेट्स को बेचा होगा, ठीक है, जब मैंने बेचा तो मैं बना ट्रांसफरर, मैं क्या बना, ट्रांसफरर, और जिसने खरीदा वो बना ट्रांसफरी। क्या बना, ट्रांसफरी। और अमित बनेंगे लेजर, जो लीज पर दे रहे हैं, और जिसको दे रहे हैं वो बनेगा लेजी। हमें लेजर लेजी से कोई मतलब नहीं है। जब मैंने पहले इस मशीन को बेचा था तो मैं बना ट्रांसफरर और अमित बना था ट्रांसफरी। अभी जानते हो जो हमारा सेक्शन नंबर ये 4 एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है ना, वो ये बताता है कि अमित के लिए क्या कॉस्ट होगी। ये जो है ना एक्सप्लेनेशन नंबर 4A, वो अमित की बात करता है कि अमित के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या डिटरमाइन की जाएगी, दैट इज द 4A। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं 4 में और 4A में, उनको लगता है शिवम की बात हो रही है ट्रांसफरर की। नहीं दोस्तों, ये एक्चुअल कॉस्ट बताना चाह रहा है किसकी, ट्रांसफरी की, कि ट्रांसफरी की एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाएगी। तो सर ये तो बड़ा ही सिंपल है, यानी शिवम ने जितने में एसेट्स लिया होगा, शिवम ने जो डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया होगा, माइनस करके जो WDV बची है, वही WDV अमित के लिए क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो वही तो लिखा हुआ है, पहले हेडिंग पढ़ो, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स प्रीवियसली ऑन्ड बाय एनी पर्सन टू हुम सच एसेट्स इज गिवन ऑन लीज, हायर और अदरवाइज। हेडिंग प्लीज ध्यान से पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक ऐसा एसेट्स आपने एक्वायर किया है जिसको आप पहले उस व्यक्ति को बेच चुके हो और अब आप उसी एसेट्स को लीज पर, हायर पे या किसी और तरीके से ले रहे हो। तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट ट्रांसफरी के लिए क्या मानेगी, ट्रांसफरर के लिए नहीं, क्योंकि उसने तो लीज पर लिया। डेप्रिसिएशन इसको थोड़ी मिलेगा, डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफरी को मिलेगा ना, क्योंकि एसेट्स का ओनर तो वो है भाई। अब मुझे थोड़ी मिलेगा, जब मैंने उसको बेच दिया तो अब तो जिसने खरीदा है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा ना, उसको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो हम कॉस्ट भी तो उसी की निकालेंगे ना। तो वही लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट ट्रांसफरी केस में बनेगी WDV ऑफ द एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन टू हुम इट हैज बीन लीज बैक्ड। ठीक है, तो जो इसकी कॉस्ट होगी, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके कॉस्ट बचेगी, दैट इज द WDV ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स। समझ रही बात। तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे सेकंड हैंड एसेट्स में और इन सब में। देखिए एक यहाँ पर ओवरराइडिंग का सेक्शन आ जाता है। ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है, ये दोनों आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, सेकंड हैंड वाला और ये वाला, बट यस थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड हैंड में क्या है ना कि आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, जरूरी नहीं कि वो मशीन आपने उसको बेची हो, जबकि यहाँ पर आपने जो लीज पर लिया ना, इसमें पहले आपने उसको बेचा और उसी चीज को अपने लीज पर ले लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज लगता है दोनों बिल्कुल क्या एग्जैक्टली सेम है। बताइए ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। चले आगे। यस सर, आप नोट करना चाहो नोट करो, फिर आगे चलते हैं, बचे हुए पॉइंट्स करेंगे। चलिए अब बात करते हैं बचे हुए टॉपिक्स की। देखिए पॉइंट नंबर 5 नहीं, एक्सप्लेनेशन नंबर 5। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। क्या है इसका मतलब, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है जो आप अपने खुद के यूज में उसे इस्तेमाल कर रहे थे, बट बाद में आपको ऐसा फील होता है कि इस बिल्डिंग को मैं अब अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। समझ आई बात। आपके पास अपनी पर्सनल बिल्डिंग है, लंबे समय से आप उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, बट फॉर द टाइम बिंग अब आपको अपने एक बिजनेस की बिल्डिंग की एक जरूरत पड़ी है। अब आप सोच रहे हो सेम बिल्डिंग को मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ऐसे केस में आपकी एक्चुअल कॉस्ट बिजनेस के लिए क्या मानी जाएगी उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आप एक काम करिए, आप उसके एक्चुअल कॉस्ट ऐसे मानिए, आपने जब उस बिल्डिंग को खरीदा था, अगर सेम बिल्डिंग अपने बिजनेस पर्पस के लिए उस जमाने में खरीदी होती और आज जो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट है वो उस टाइम से लेकर अभी तक लगाते हुए आओ और देखो कि जिस दिन तुमने ट्रांसफर किया उस दिन उस बिल्डिंग की WDV क्या आएगी। जब डेप्रिसिएशन लगा के जो बिल्डिंग की वैल्यू आएगी ना, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, देखो
मान लो सन 2021 में आपने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, बट आप उसमें पर्सनल यूज मतलब अपने पर्सनल रहने के लिए आपने उसको खरीदा। 2024 में आपको फील होता है कि अब आपको एक बिल्डिंग की जरूरत है जिस पर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, तो आपने अपनी उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। अब आप उसमें अपना क्या चला रहे हो, बिजनेस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 2024 के अंदर उस बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी। तो आंसर इज कि आप एक काम करिए, जब आपने इस बिल्डिंग को खरीदा था 2021 में, वहां से डेप्रिसिएशन लगाते हुए आइए, क्योंकि जब आप पर्सनल यूज कर रहे थे तब तो कभी आपने डेप लगाया ही नहीं, लेकिन अभी आप डेप्रिसिएशन लगाइए 2021 से। और ये मान के चलिए कि 2021 में ही अगर ये हमने बिल्डिंग यूज की होती तो डेप लगाते 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 आज की डेट में उसकी कीमत कितनी है, जो आज की डेट में कीमत डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बचेगी WDV, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, डेप्रिसिएशन एट द रेट, मतलब जो भी अभी करंट रेट चल रहा है और जब आपने खरीदी उस टाइम से डेप लगाते लगाते आज की डेट में उसकी कीमत कितनी है, दैट वुड हैव बीन अलाउड हैड द एसेट्स बीन यूज्ड फॉर द बिजनेस सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो आप जब भी आपने उसको एक्वायर किया था उसके बाद से आप डेप्रिसिएशन लगाइए, और जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है बिजनेस में तब तक डेप्रिसिएशन लगाइए, उस दिन की WDV आपकी बन जाएगी एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अगला एक्सप्लेनेशन नंबर 8, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स। क्या मतलब है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास की स्टार्टिंग में के अंदर वो पूरा फॉर्मेट बनाया था, आपको याद है मैंने उसमें बताया था कि अगर आपने किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई लोन लिया है और उस लोन पर आप क्या पे कर रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो, तो जब तक उसका पुट टू यूज हो रहा है, मतलब लोन लेने की डेट से लेकर पुट टू यूज तक का जो पीरियड होगा, उस बीच जो भी आपका ब्याज यानी इंटरेस्ट आएगा वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। याद आ रहा है, उसी बात का एक्सप्लेनेशन नंबर अब आपको पता चल गया, दैट इज 8। क्या है, दैट इज 8 है। तो बताइए एक्चुअल कॉस्ट क्या मानेगी, एक्चुअल कॉस्ट मानेगी इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द पीरियड बिफोर द एसेट्स फर्स्ट पुट टू यूज। पुट टू यूज होने से पहले तक का जो इंटरेस्ट है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में शामिल होगा, लेकिन 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 जब आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे, उसका पुट टू यूज करना शुरू कर दोगे, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट दोस्तों आपके P&L अकाउंट में डेबिट होगा एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना कि आप उसको कैपिटलाइज करोगे और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करने की कोशिश करोगे। आप मेरी बात को समझे, मैंने आपको क्या बोला, चलो मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस वाले का ना एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा, मैं एग्जाम्पल 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की। अब देखिए ये क्या है, एग्जाम्पल सुना प्लीज सभी लोग ध्यान से, और अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो आपने एक एसेट्स खरीदना था, ठीक है, और आपने वो एसेट्स लिया 1/4/2023 को। कब लिया, 1/4/2023 को, और वो एसेट्स की जो कीमत है वो है 10 लाख रुपीस। कितने की है, 10 लाख रुपीस। आपने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन सैंक्शन करवा लिया एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से। कितना, 10 नहीं बल्कि 12% पर एनम के हिसाब से आपने लोन ले लिया। 10 लाख की लोन के हिसाब से आपने एक मशीन को खरीद लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इस मशीन का जो पुट टू यूज है वो स्टार्ट हुआ है 30 जून 2023 को। आपने उस मशीन का पुट टू यूज करना शुरू किया, PTU करना शुरू कर दिया। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारा जो भी प्रीवियस ईयर है दैट इज 23-24, यानी 1/4/2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को जाके ये कंप्लीट होगा। तो देखिए आपने क्या किया, इस तारीख को लोन लिया, इस तारीख को आपने क्या लिया, लोन लिया। कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का, वो भी किस हिसाब से, एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से। आपने मशीन का पुट टू यूज करना शुरू किया 30 जून से, यहाँ पर आपका पुट टू यूज होना शुरू हुआ। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि पुट टू यूज से पहले से लेकर लोन लेने की डेट तक का जो ब्याज आएगा, इस बीच का जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों, ये वाला इंटरेस्ट आपकी एक्चुअल कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। ये वाला जो इंटरेस्ट है ये आपके एक्चुअल कॉस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन पुट टू यूज के बाद का जो भी इंटरेस्ट आपका होगा वो आपका एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उसे डेबिट साइड दिखा देंगे,
पीएनएल अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे उसे, डेबिट साइड। हम उस पर डेप क्लेम नहीं कर पाएंगे। डेप्रिशिएशन यानी कैपिटलाइज वैल्यू जो है इंटरेस्ट की वही ली जाएगी, डेट ऑफ लोन से लेकर पुट टू यूज तक की डेट का जो होगा वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। ये बात एक्सप्लेनेशन नंबर 8 में बोली गई है। और अगर आपका पुट टू यूज के बाद की बात करें तो वो आपका बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड आफ्टर द डेट ऑफ पुट टू यूज, इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड चार्ज डेबिट साइड टू द पीएनएल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए आगे, अगला पॉइंट क्या है, amount of duty of excise additional duty levied shall be reduced if credit is claimed। ये क्या है दोस्तों, इसके लिए ना अगर आपने थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक आईटीसी का कॉन्सेप्ट होता है, सेक्शन नंबर 16, 17 और 18 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, उसमें आईटीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई। आईटीसी मीन्स होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली मैं उम्मीद करूँगा जीएसटी आपने पढ़ लिया, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो थोड़ा सा मैं आपका बेस बना देता हूँ। देखिए जीएसटी में कॉन्सेप्ट आता है आईटीसी का, वो ये बोलता है कि अगर आपने कोई परचेजेस किए और परचेज के वक्त आपने कोई टैक्स पे किया है, फिर आपने उसी चीज़ को फर्दर आगे बेचा है क्योंकि वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो जब आप बेचोगे तो आपके पास आउटपुट टैक्स आएगा। तो आउटपुट टैक्स यानी आउटपुट जीएसटी में से आप अपने इनपुट को माइनस करा के बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर सकते हो, यानी आपके पे किए गए इनपुट का आपको क्रेडिट मिल जाता है। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट तभी मिलता है जब वो एक टैक्सेबल सप्लाई है, और अगर वो एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी तो आईटीसी का क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। यही कॉन्सेप्ट पहले जब चलता था तो उसको बोलते थे सैनवेट क्रेडिट। क्या बोलते थे? सैनवेट क्रेडिट। यानी कि अगर पुराने वाले टैक्स के अंदर, एक्साइज के अंदर सैनवेट क्रेडिट का क्रेडिट अगर आपको मिल जाता है, बोले तो आईटीसी मिल जाता है, तो वो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। भाई अगर सरकार ने आपके द्वारा पे किए गए परचेजेस के जो टैक्सेस हैं वो माइनस करवा के सेट ऑफ करवा दिए, तो क्या वो आपका कोई कॉस्ट बना? क्या वो आपका खर्चा बना? अगर खर्चा नहीं बना तो वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में क्यों शामिल करें? हम शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब जिन जिन चीज़ों पे आज की डेट में आईटीसी मिल जाता है वो एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं होते, और जिन चीज़ों पर आईटीसी नहीं मिलता वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, कोई भी, अब पुराने वाले सिस्टम में आईटीसी नहीं बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? सैनवेट क्रेडिट। ठीक है, कोई भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो कि एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है या एडिशनल ड्यूटी लगाई गई है और आपको उसका क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया है, तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट से वो क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा, शामिल नहीं होगा। जब आईटीसी मिल गया है, फायदा मिल गया है, तो वो आपका खर्चा नहीं बनेगा बल्कि माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको आईटीसी नहीं मिला होता तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनता, वो ऐड किया जाता। तो यहाँ पर लिखा है एक्चुअल कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसमें से रिड्यूस कर देंगे जो भी आपका ड्यूटी का क्रेडिट आपको दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी के इस कॉन्सेप्ट से आपको चीजें कोरिलेट करा के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इट मींस थोड़ा जीएसटी में भी आपको प्रॉब्लम है, जीएसटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आईटीसी, तभी इस पॉइंट को ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। टेंशन मतलब जीएसटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी है। ठीक है, बस इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद हम जीएसटी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जीएसटी की क्लास आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना, जीएसटी क्लास में ऐसी फेस टू फेस वाली लूँ, मतलब सामने आके लूँ, या फिर मैं जैसे बुक खोल के बैठूँ और बुक के ऊपर लिखना शुरू करूँ, सिर्फ बुक की आएगी, जैसे हम समरी वीडियोज़ बनाते हैं ना उस टाइप की। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना, ठीक है, मैं वैसे ही काम करूँगा। अब आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 10 के ऊपर, दैट इज सब्सिडी, ग्रांट और रिम्बर्समेंट। ये क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई एसेट्स खरीदा, उस एसेट्स पर आपको कोई सब्सिडी यानी डिस्काउंट मिला। अरे जब डिस्काउंट मिला तो वो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा हो गया ना, कि तुम्हारी कॉस्ट बन गई है। बताओ जरा सर, वो तो फ़ायदा है, वो तो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। तो जब कॉस्ट को रिड्यूस करेगा तो उसे एक्चुअल कॉस्ट में क्यों शामिल कर रहे हो? एक्चुअल कॉस्ट से उसे भगाओ, एक्चुअल कॉस्ट से उसे भगा दो। तो वही लिखा हुआ है, सब्सिडी, ग्रांट और रिम्बर्समेंट की बात हो रही है। एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी? शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द असेसी। उस एसेट्स की कॉस्ट में उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्सिडी ग्रांट तो आपका एक डिस्काउंट ऑफर होता है, तो डिस्काउंट आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, बल्कि इसको माइनस कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर सब्सिडी दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक और एक जनरल स्पेसिफिक। सभी चीज़ों पर दी जाती है, जनरल एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पर दी जाती है। तो वही लिखा है, स्पेसिफिक जो सब्सिडी है वो डिडक्ट हो जाती है कॉस्ट से, और जनरल सब्सिडी जो होती है जो प्रोपोर्शनेट होता है, सिर्फ उतना ही पार्ट माइनस होता है। ठीक है, आई होप अब आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 10 भी क्लियर हो गया हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 11, एसेट्स एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया बाय एन एसएससी बीइंग नॉन रेजिडेंट एंड सच एसेट्स इज बॉट बाय हिम टू इंडिया। दोस्तों इसका लिंक मैं इस वाले से करूंगा, इस वाले से, और चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि मैं सन 2021 में अमेरिका में रहता था
और अमेरिका में मैं कुछ भी करता था बट मेरे पास सर्टेन एसेट्स थे वहाँ पर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2024 में भारत आ जाऊँ और बिजनेस का सेटअप करूँ भारत में। तो जो अमेरिका में एसेट्स हैं मैं उनको उठा के लेकर आऊँगा इंडिया में, और इंडिया में उन एसेट्स को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा। देखिए अमेरिका में क्या था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंडियन लॉज को अमेरिकन लॉ से कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया के अंदर जब उस एसेट्स को लेकर आएंगे तो हम हमारे इंडियन बिजनेस के लिए उसकी कितनी कॉस्ट को मानेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनाएंगे। तो सुनिए, कहा यह गया कि आपने अमेरिका के अंदर इस एसेट्स को जितने में भी खरीदा था वो आप ले लो, और जितने साल आपने अमेरिका में यूज किया, सोचो अगर तुमने यही चीज भारत में यूज की होती तो डेप्रिसिएशन कितना और कितने सालों तक लगता, वो माइनस कर करके जो WDV बचेगी जिस दिन तुम भारत लेकर आए हो, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर एसेट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2021 में आपने अमेरिका में उस एसेट्स को खरीदा, मुझे नहीं फर्क पड़ता अमेरिका में डेप्रिसिएशन का क्या रेट था। सोचो सेम ईयर में अगर आपने इंडिया में अगर वो एसेट्स खरीदा होता तो डेप्रिसिएशन कितना कितना लगता और उसकी वैल्यू कितनी बचती, वही आपकी बन जाएगी रिटन डाउन वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वही लिखा हुआ है एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट में से माइनस कर दो, रिड्यूस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एट द फोर्स दैट वुड हैव बीन अलाउड एज हैड द एसेट्स बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सेट पर्पस। आप ये मान के चलिए कि अगर वही एसेट्स हमने इंडिया में खरीदा था तो उतने साल का डेप क्या लगता, वो माइनस करके जो वैल्यू बचेगी WDV, दैट इज द कॉस्ट ऑफ योर एसेट्स, राइट। चलिए आगे, इसका लास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन नंबर 13, वो क्या होता है, कैपिटल एसेट्स ऑन विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35AD। दोस्तों जो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ी थी जस्ट उसका अपोजिट है। याद करो एक्सप्लेनेशन 1 में आपने ये पढ़ा था कि कोई बिजनेस के एसेट्स को हम सेक्शन 35AD या सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च या स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में लेकर जा रहे हैं तो क्या निकलेगी, वो हमने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में पढ़ा। अब उल्टा कर दो, कोई चीज तुम साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर रहे हो, सेक्शन 35AD साइंटिफिक रिसर्च, सॉरी सेक्शन 35AD था स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में अगर तुम उन एसेट्स का यूज कर रहे हो तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, वैसे आगे भी पढ़ाऊंगा कि उस पर आपको डेप्रिसिएशन पूरा 100% से मिल जाता है। पहले ही साल आप पूरी कॉस्ट को माइनस करवा सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो 14 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर आपने उनमें पैसा लगाया तो पूरा का पूरा आप अपने P&L अकाउंट में पहले ही साल माइनस कर सकते हो। तो जब तुमने सारा का सारा डेप्रिसिएशन के तौर पे 100% क्लेम कर लिया तो क्या अब उसका एक्चुअल कॉस्ट बचेगा? दिमाग से लॉजिक से बताओ, क्या बचेगा? नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि एक्चुअल कॉस्ट क्या बन जाएगी आपकी, निल। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होने वाले या स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में यूज़ होने वाली जो चीज़ें अगर आप इनको बिजनेस में लेकर आओगे तो बिजनेस के लिए उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या बनेगी, तो भाई एक्चुअल कॉस्ट बनेगी निल, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पहले आप डेप्रिसिएशन 100% से क्लेम कर चुके हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो वही लिखा हुआ है कैपिटल एसेट्स ऑन विच डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35AD, तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी निल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्चुअल कॉस्ट के सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 का वो पूरा फॉर्मेट कराया और 13 की 13 एक्सप्लेनेशंस करा दिए। दोस्तों इन एक्सप्लेनेशन में कई सारे अमेंडमेंट्स आई और मैंने लेटेस्ट आपको कराई है, जो पहले थी उन सबको डिलीट कर दिया गया, वो सब नहीं पढ़ा है। जो अभी एक्टिवली है वही चीज़ आपको पढ़ाई है, मतलब लेटेस्ट चीज़ आपको बिल्कुल पढ़ाई है, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।